आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री जीएस प्रीलिम्स वाले बैच के अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और आज इसकी 6वीं क्लास में है। और आज हम लोग बिल्कुल शुरुआत से, चूंकि कल पूरी तरीके से डिस्कशन एक समरी ले लिया था हम लोगों ने कि मॉडर्न हिस्ट्री में मुख्यतः पढ़ा क्या जाता है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में कल आपने पढ़ा तो देखा कि मुख्यतः दो चीजों की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में कोशिश रहती है। एक, भारत को कैसे राष्ट्र बनाया जाए, अर्थात भारत को कैसे एक किया जाए, साझे हित साझे उद्देश्य। और उसमें बहुत सारे धर्म समाज सुधार आंदोलन चलाए गए जिसने भारतीय समाज को बेहतर करने, भारतीय समाज के पिछड़ेपन और ऐसी सोच को दूर करने का प्रयास किया। और स्वदेशी स्वभेशी स्वभूषा स्वभेशा स्वराज्य स्वधर्म और सभी जातियों में एकता, सभी धर्मों में एकता, स्त्रियों और पुरुषों में एकता, और इस तरीके से सभी उन उच्च मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ से कुछ आंदोलन ऐसे चलाए गए जिन्होंने भारत को राज्य बनाने के लिए प्रयास किया, जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई, फिर नरमपंथ आंदोलन आया फिरोज शाह मेहता से लेकर के, या आप जानते होंगे गोखले जी, या दादा भाई नौरोजी का जो पूरा समूह था, और फिर गरम पंथ जिसे आपने देखा कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो, इन सब के माध्यम से जो आगे बढ़ा। और बाद में गांधी जी ने गांधीवादी आंदोलनों के माध्यम से उसको एक नया स्वरूप दिया और आगे चल करके इसमें कई और छोटे मोटे आंदोलन हुए। तो इस तरीके से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पूरा अध्याय पूरा हो जाता है। तो जो क्वेश्चन बनता है उसमें केवल यही नहीं कि आपको तथ्यों को पढ़ लेना है, कुछ चीजों को रट लेना है, बल्कि समझ के आधार पर चीजों को जानना है। और यहां मेरे हिस्ट्री पढ़ाने का मतलब सिर्फ आपको सिविल सर्विसेज का जो लेवल है उसके लिए हिस्ट्री तैयार करवाना है। मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिविल सेवाओं में हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है, सिविल सेवाओं में हिस्ट्री को लेकर के कैसे चिंतन किया जाता है। जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले होते हैं, राज्यों में एसडीएम या डिप्टी एसपी बनने वाले होते हैं, या यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस बनने वाले होते हैं, तो आपको कैसे सोचना है, आपको कैसे हिस्ट्री को महसूस करना है, उस नजरिए से यहां पर मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। अर्थात मैं हिस्ट्री में कोई आपको पीएचडी नहीं करवा रहा हूं, मैं हिस्ट्री में उन पहलुओं से आपको रूबरू करवा रहा हूं, उन पहलुओं से आपको जोड़ रहा हूं जहां से क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाए। ना केवल प्रीलिम्स पर आपकी अच्छी पकड़ बने, बल्कि मेंस और इंटरव्यू के लेवल पर भी आप प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम हो जाए, उसकी पूरी भूमिका है। यद्यपि ये पूरी क्लास प्रीलिम्स की क्लास है, अगर ये मेंस की क्लास होती तो उसको और नजरिए से मैं खोलता, लेकिन जब आगे मेंस की क्लास होगी तो उसमें और किया जाएगा। अभी प्रीलिम्स के लेवल पर ही आप इतना अच्छा अपने आप को महसूस करने लगेंगे कि आपको लगेगा कि यही बहुत बड़ा अच्छा हो गया। एक बार जब पूरा आप पढ़ ले जाएंगे तो आपको ये सारी चीज महसूस भी होने लगेगा और बहुत आनंद आएगा। मतलब हिस्ट्री या जो भी पार्ट मैं पढ़ाता हुआ चलूंगा, चाहे हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटी है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे इकोनॉमी है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो पार्ट एक बार पढ़ाया जाएगा वो पार्ट आपका सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएगा और सबसे ज्यादा पसंदीदा पार्ट होगा। यही जान लीजिए, पूरा एक साल हमारे साथ जो आप देंगे यह आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम समय होगा और आप अपने जीवन का सबसे अच्छा समय मानेंगे कि अरे ये तो बड़ा अच्छा समय बीता, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे नजरिए से और साथ ही साथ बहुत ही सरल और सुबोध ढंग से आपको चीजों पर पकड़ होगी। तो बस आप केवल जानते हैं, चीजों को पढ़ते चलें, आसानी से समझते चलें, कुछ और तर्क नहीं करना है। जो यहां पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते हुए, लिखते हुए, नोट करते हुए, और बाकी जो समय मिले उसी के अनुसार आप जानते हैं अपनी सेल्फ स्टडी और रिवीजन को भी आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी को पढ़ते हुए चलेंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर को देखते हुए चलेंगे, और साथ ही साथ जितना मैं पढ़ाता हुआ चल रहा हूं उतना, और कोई हड़बड़ी नहीं मचाएंगे, कोई घबराने वाली चीज नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग कोई जानते हैं, एक चीज ध्यान रखें, कोई नए शिक्षक नहीं है, पूरा 18 वर्ष जानते हैं आईएएस की तैयारी करवाते हो गया, 5 साल आईआईटीज का, मतलब 23 साल लगभग पढ़ाने का काम हो गया है। और हमें पूरा पता होता है कि कब कौन सा सिलेबस खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, कैसे क्लास बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो आप लोग जानते हैं इन सबसे मुक्त होकर के
पूर्णतः एक विश्वास के साथ क्लास करते चलें और जानते आसानी से समझते चलें। तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, सबका मैं स्वागत करता हूं और अब क्लास की शुरुआत करता हूं। अब एक तरीके से मैं एक बार शुरुआत से आपको लेकर के आगे बढ़ता हूं, क्योंकि अब मैं कंटेंट वाले पार्ट को पढ़ाते हुए चलूंगा और इसके साथ कंसेप्ट को समझाते हुए। अभी तक हमने समराइज करने की दृष्टि से, हिस्ट्री से आपको रूबरू कराने की दृष्टि से कुछ क्लासेस लिया। अब जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस जानते हैं आपको पूरे विषय वस्तु से जोड़ते हुए और पढ़ते हुए आगे बढ़ने की होंगे। तो एक बार मैं दोबारा जानते हैं एकदम शुरू से ले चलता हूं आपको आगे। तो दोबारा जरा नए पेज पे लिखिए हिस्ट्री। आप सोच रहे होंगे बार बार एक ही चीज को लिखा जा रहा। हाँ, शुरू में लिखना पड़ता है क्योंकि शुरू में आप विषय को जान नहीं रहे होते। अच्छा, जो आप में से जो सीनियर स्टूडेंट हैं वो तो जान भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, सब लोग उस पृष्ठभूमि के नहीं है। लोगों ने इतिहास पढ़ा है लेकिन लूसेंट के ढंग से बहुत लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत लोगों ने यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है उस लेवल से पढ़ा हुआ है। हम लोगों के पास यहाँ मुखर्जी नगर दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो पीएचडी किए हुए, बहुत उसी विषय के, कई बार वो लेक्चरर और प्रोफेसर होते हैं, लेकिन जब वो विषय आकर के पढ़ते हैं कहते हैं अरे सर ये तो बड़ा नया नजरिया विकसित हुआ। एक ज्योग्राफी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, बड़े प्रोफेसर का मतलब पढ़ाते थे ही दिल्ली विश्वविद्यालय में ही, और जानते हैं वही दिल्ली विश्वविद्यालय में ही पढ़ाते थे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जब यहाँ पर उन्होंने ज्योग्राफी की क्लास किया तो उनको लगा कि सर मैं ये सब तो चीजें जानता ही नहीं था और इस नजरिए से समझता ही नहीं था। तो जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिविल सेवाओं की अलग नीड ही है, सिविल सेवाओं की पूरी तरीके से नीड अलग है। तो अभी जो हम लोगों ने 5-6 दिन की क्लास किया इससे पूरी समरी समझ में आ गई और अब जानते हैं टॉपिक वाइज आगे बढ़ना है। तो देखिए ये पहला फेज है 1600 से लेकर के, अब केवल उतना ही समय देंगे जितना कंटेंट की जरूरत है। ये देखिए पहला चरण है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। और दूसरा चरण है 1757 से 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, मतलब कंपनी का शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन और यहां पर ब्रिटिश शासन। अब ये इतनी बार लिखा गया कि बहुत लोगों को लगता है कि रोज यही लिखा जाता है, ये ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, ब्रिटिश शासन। अब दोबारा मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं। बिल्कुल सारी चीज देखिए, ये ना पूछे कि मैं क्या पढ़ाता हूं। जैसे एक स्टूडेंट सारी चीज पढ़ सकता है, ऐसे एक टीचर सारी चीज पढ़ा सकता है। पता नहीं किसने ये भ्रम फैला दिया मार्केट में कि एक टीचर सारी चीज नहीं पढ़ा सकता। अरे क्यों नहीं पढ़ा सकता? जब एक स्टूडेंट सारी चीज पढ़ सकता है तो एक टीचर पढ़ा क्यों नहीं सकता? अरे भाई टीचर भी तो कभी स्टूडेंट था। जैसे आप बहुत अच्छी पॉलिटी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा मैथ पढ़ सकते हैं, एक टीचर पढ़ा क्यों नहीं सकता सारी चीज अच्छा? तो ये कभी नहीं सोचा करिए। बहुत लोगों को लगता है सर आप ही कैसे पढ़ा देंगे सारी चीज। अरे क्यों नहीं पढ़ा देंगे? मैं आपसे कमजोर हूं क्या? आप सारी चीज अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैं सारी चीज अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा सकता? बहुत आइडियल ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से मैं पढ़ाऊंगा। सारा चीज पढ़ते जाइए तो आपको पता चल जाएगा। कब ये मत सोचिएगा कि मैं किसी चीज में कमजोर हूं, बिल्कुल कमजोर नहीं हूं। सारा पार्ट जानते हैं, वैसा ही पढ़ाएंगे जो एकदम आइडियल तरीका उसका है, और उससे अलग और सबसे अलग पढ़ाएंगे क्योंकि हमारा अपना ढंग है पढ़ाने का। और आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ में आपके एग्जाम की नीड भी पूरी होगी। तो अब देखिए दोबारा ये पहला टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं, ये यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। एक बार मैंने बताया था थोड़ा सा, लेकिन अब इसको पूरा खत्म करते हुए चलेंगे। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन।
यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। अब देखिए, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, आप सभी लोगों से इस पर चर्चा हो चुकी है कि कौन पहले आया, कौन कंपनी पहले बनी। तो आप देखेंगे, जैसे ये मैंने ई पार्ट बात किया था कि यूरोपीय कंपनियों, भारत के लिए यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। फिजा खान कह रही, सर हमारा देश पहले नेशन और स्टेट नहीं था, तो क्या था? देश था। जानते हैं, नेशन नहीं था इसका मतलब है सारे लोगों में देश की भावना नहीं थी। आज भी हमारे देश में सारे लोग अपने देश को देश नहीं मानते। हर व्यक्ति इस देश के लिए सर नहीं कटा सकता। जो इस देश के लिए सर कटा सकता है, देश के लिए जान दे सकता है, इसका मतलब वो देश को राष्ट्र मानता है, राष्ट्रवादी, राष्ट्र और राष्ट्रवादी होता है कि नहीं? वो तो सतत प्रक्रिया चलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद मणिकांत जी, आप लोगों के स्नेह और जानते हैं प्यार से और ताकत और बढ़ती जाती है। देखिए, ध्यान से समझेंगे सब चीजों को। तो पहला मैं लिख रहा हूं कि भारत के लिए यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। भारत के लिए यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। बस आप पढ़ते चलिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। विनीत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, मैं जो है आपके का यह स्नेह है, बाकी हम सभी लोग मनुष्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के लिए यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। अब देखिए, भारत के लिए यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, ये पहला बिंदु है। और यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, यूरोपीय या यूरोपीय लोगों का भारत में आगमन, और फिर इन्होंने कहां कहां पे कोठी बनाई, है कि नहीं, कहां कहां पे उसकी स्थापना किया। तो एक बार मैं दोबारा लिखूंगा, आप घबराइएगा मत, केवल ये 5 मिनट का काम है। तो पहला ई पार्ट को पूरा कर देते हैं। भारत के लिए यूरोपीय कंपनियों, भारत के लिए यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। भारत के लिए यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। और आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो कंपनी बनी थी वो थी पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। आरुष, बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले जो पुर्तगालियों की कंपनी बनी थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सब आप लिख चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा जरा लिख लीजिए। ये पुर्तगालियों ने भारत के लिए कंपनी बनाई और उसी साल वास्को डी गामा भारत आया। फिर आप जानते हैं कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों को की ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1600 में बनी। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी लिखा जा सकता है या ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ईस्ट इंडिया के लिए, भारत के लिए बनाई गई कंपनी थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश का मतलब डेनमार्क, डेनिस या डेनमार्क। और डच माने जानते हैं हॉलैंड या नीदरलैंड। डेनिस
ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर इसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो कंपनी बनी वो पुर्तगालियों ने बनाई, फिर जानते हैं ये ब्रिटिश ने बनाई कंपनी, फिर डचों ने बनाई, और फिर डेनिश डेनमार्क ने बनाई, फिर फ्रांसीसियों ने बनाई, फिर स्वीडिश स्वीडन के लोगों ने बनाई, है कि नहीं। ये भारत के लिए यूरोपीय कंपनियों की स्थापना हुई, भारत के लिए यूरोपीय कंपनियों की स्थापना हुई। लेकिन भारत में भारत के लिए स्थापना, देखिए मेजर जानते यही देश हैं। इसमें भी जानते, सब नहीं जानना, बल्कि इसमें खाली पुर्तगाली शक्ति, डच शक्ति, ब्रिटिश शक्ति, डच शक्ति और फ्रांसीसी, केवल इतने पे ही फोकस करना है। क्वेश्चन जानते जो बनते हैं। अच्छा, दूसरा यूरोपीय बी पार्ट, यूरोपियों का भारत में आगमन, यूरोपियों का भारत में आगमन। और आपने देखा था कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, खाली बस एक का डिफरेंस है, फ्रांसीसी आए, और फिर स्वीडिश आए। ये लिख लीजिए। और ये जानते हैं कंपनी का आदमी, बस ये मोटे तौर पे जानते रहिए, कोई बहुत खास चीज नहीं है, एक आइडिया आप जानते लेते हुए चलिए। नीरज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूरोपियों का भारत में इस तरीके से आगमन रहा। अब इनके द्वारा अपनी पहली कोठी कहाँ बनाई गई, कहाँ कहाँ पर इन्होंने पहला, कोठी का मतलब अपना व्यापार केंद्र, हाँ ये सॉरी, ये 95 कर लीजिएगा, वो उस दिन भी मैंने 96 लिख दिया था। अंग्रेज वाला जानते, देखिए अंग्रेज, एक अंग्रेज पहले ही आया था, एक अंग्रेज आया था, ये 1599 में एक ब्रिटिश व्यक्ति आया था, और ये कंपनी का व्यक्ति आया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं कि संशय है, हरेंद्र कुमार, वेरी गुड। कंपनी का
व्यक्ति आया। लेकिन दोनों स्थितियों में जानते हैं, ये आप जैसा क्वेश्चन होता जनरली उस नजरिए से देखा जाता है। नहीं, 1608 में कंपनी का व्यक्ति आया, वो मैं आपका प्रश्न देख चुका हूं। जो आपको संशय है वो सामान्यतः ऐसे ही लोग संशय करते भी हैं, क्योंकि जनरली ये कंफ्यूजन रहता है। लेकिन आप सोचिए एनसीईआरटी में ही यही क्रम दिया हुआ है। सी, यूरोपीय कंपनियों के द्वारा, यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भारत में व्यापार केंद्र, ट्रेडिंग सेंटर, जिसको कोठी, व्यापार कोठी की स्थापना। तो देखिए पुर्तगाली, और आप सभी लोग जानते हैं कि पुर्तगाली ने 1503 में ही कोचीन में प्रथम कोठी स्थापित की। प्रथम कोठी ट्रेडिंग अपना सेंटर बनाया, है कि नहीं। और डच ने 1605 में मुसलीपट्टनम में, मुसलीपट्टनम जिसको अब कहा जाता है, ये जो मुसलीपट्टनम है ये कृष्णा जिले में है, ये अब कृष्णा जिला हो चुका है। अभी नाम भी नहीं रह गया। यहां डचों ने जानते अपनी पहली कोठी बनाई, और डचों के बाद आप जानते हैं अंग्रेजों ने सूरत में अपनी कोठी बनाई थी। सूरत में अपनी कोठी बनाई थी जो टेम्परेरी थी। हाँ, वेरी गुड विनीत, बहुत अच्छा। जो दस्तावेजों के अनुसार है जानते हैं, उसको आप ध्यान देंगे। अब बहुत सारी किताब में आप अलग अलग पाएंगे, इसीलिए जानते हैं जो यहाँ पे लिख दिया गया है इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत सरकार के डॉक्यूमेंट से ही हमने लिखा है। कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पे जानते इतिहास, देखिए भारतीय इतिहास में बहुत सारा कंफ्यूजन है, ऐसा मत सोचिएगा, बहुत सारे कंफ्यूजन है। ट्रांकेवर, ये देखिए तमिलनाडु में है ट्रांकेवर, नागपट्टनम जिला, तमिलनाडु। डेनिस, और फ्रांसीसी ये ऊपर लिख देते हैं। फ्रांसीसी ये 1668 में सूरत में ही सूरत में स्थापित किया। और जो स्वीडिश लोग थे उन्होंने भारत में सेंटर ही नहीं बनाया, बल्कि वहीं स्वीडन से ही देख रहे थे। देखिए जो स्वीडिश थे, ये स्वीडन से ही, ये स्वीडन से ही अपना कारोबार देख रहे थे, अपना कारोबार देख रहे थे। इन्होंने भारत में कोई सेंटर नहीं बनाया था।
अब देखिए एक चीज देखना है कि छोटा छोटा पॉइंट, सबसे पहले कि भाई मुख्य रूप से ये किस चीज का व्यापार करते थे और क्या इनका व्यापारिक उद्देश्य था। शुरू में ये सारी कंपनियां व्यापार को ध्यान में रख करके भारत आई, लेकिन व्यापार से धीरे धीरे ये शासन सत्ता की तरफ, एकाधिकार की तरफ, मोनोपोली की तरफ बढ़ने लगी। एक चीज ध्यान रखिए कि जहां पे लाभ कमाने की दृष्टि होती है, लाभ कमाने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, क्योंकि लाभ कमाने वाला व्यक्ति सामान्यतः पहले लाभ कमाता है, फिर उसको लगता है कि और लाभ कैसे होगा, फिर और लाभ कैसे होगा, और प्रॉफिट कैसे होगा, और प्रॉफिट, फिर वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए शासन सत्ता में भागीदारी बनाना पड़ता है, सरकार में आना पड़ता है। जितना जब आप सरकार में नियंत्रण करेंगे तभी आप ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कर पाएंगे। तो देखिए यूरोपीय शक्तियां, मेजर अगर आप शक्ति की बात करें तो देखिए इतनी ही शक्ति भारत में प्रभावी हुई थी। जैसे पुर्तगाली ये प्रभावी थे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और थोड़ा बहुत जानते कोचीन के क्षेत्र में भी। और डच भी थोड़ा सा प्रभावी हुए थे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन डच भी कम प्रभावी नहीं थे। मतलब डच भी, ये भी एक शक्ति तो थे ही। अंग्रेज तो खैर सबसे बड़ी शक्ति थे और बाद में यही शक्ति थे। और फ्रांसीसी, देखा जाए तो मुख्यतः यही जो है, यही मूल जो है यूरोपीय शक्ति थी, जिसका भारत में स्टेक था, जो भारत में मुख्य रूप से जानते हैं भूमिका निभा रही थी। हाँ, मुसलीपट्टनम, वो ब्रिटिश तो अलग से हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें डिस्कस करेंगे कि परमानेंट क्या उसका था। आप देखिए, देखिए शुरू में ये सारे लोग व्यापार के लिए आए थे। शुरू में ये सभी व्यापार के लिए भारत आए और बाद में और बाद में भारत पर कब्जा करने लगे, कब्जा करने लगे। तो शुरू में व्यापार के लिए आए थे, तो किस व्यापार के लिए आए थे? कुछ सवाल ऐसा पूछा जाता है कि भैया किस व्यापार के लिए आए थे और क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग पुर्तगाली को देखेंगे, पहले इतना नोट कर लें। चिंता नहीं करेंगे, सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, जो आप पूछ रहे हैं ना उन सब बिंदुओं को भी कहीं ना कहीं जरूर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने नजरिए के साथ। बाकी आप लोग इतिहास जान रहे हैं, ये देख करके बड़ा खुशी हो रही मन में। इतिहास की बहुत सारी बिंदु आपको पता है और बहुत अच्छे से पता है। वेरी गुड। अब देखिए पुर्तगाली भारत में क्या व्यापार कर रहे थे या करना चाह रहे थे, डच क्या कर रहे थे, करना चाह रहे थे, अंग्रेज क्या कर रहे थे, करना चाह रहे थे, और जानते फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली, तो पहले हेडिंग डालिए पुर्तगालियों का भारत में व्यापार। ये किस चीज का ट्रेड, क्या आइटम्स थे, मतलब ट्रेड आइटम, ट्रेड आइटम्स, व्यापार की मदें, व्यापार मदें अगर आप देखें तो तीन मदें इनकी थी। देखिए लाल मिर्च, रेड चिली, लाल मिर्च, काली मिर्च और तंबाकू। ये देखा जाए तो इनके तीन जानते हैं आइटम पे ज्यादा फोकस था इनका, लाल मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च और तंबाकू। और इसके अलावा जानते हैं इन्होंने भारत में जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस में भी काम किया। और अगर इंडस्ट्रियल आइटम्स देखा जाए तो इंडस्ट्रियल आइटम्स, औद्योगिक मदें
तो इसमें दो काम तो इनका, एक तो जहाज निर्माण, शिप बिल्डिंग और प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस ये इस पे भी इनका जोर था। शिप बिल्डिंग एंड प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस की भारत में सबसे पहले इन्हीं लोगों ने स्थापना की थी, जो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस है। 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा ही आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई और फिर किताब की छपाई शुरू हुई, है कि नहीं? जी 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 बिल्कुल। आस्तोदो दा इंडिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी हम लोग छोटे छोटे पॉइंट से डिस्कस करते हुए चल रहे हैं और फिर सारे पॉइंट को तो डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप देखिए, इन सब चीजों पर भी छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, इन पे भी क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, ये है भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये तो आप जान रहे हैं, वास्को डी गामा। क्योंकि समुद्र के माध्यम से पहला मार्ग इसी ने भारत की तरफ, यूरोपियों की तरफ से भारत खोजा, ये आप सभी जान रहे हैं। भारत में तंबाकू का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? पुर्तगाली के द्वारा किया गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी, यूपीएससी के डिमांड का बहुत गहराई से पता चलेगा, सिविल सेवाओं के डिमांड का बहुत गहराई से पता चलेगा, और आप जान पाएंगे कि जो सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है उस नजरिए से कैसे चीजों को समझे। निश्चित रूप से वही तो जानते हैं, देखिए वही जरूरत भी है। अब दूसरा, डचों का भारत में व्यापार। अब देखिए, डचों का भारत में व्यापार किस चीज का था? एक चीज ध्यान रखेंगे कि डच जानते हैं भारत में मसाले पर एकाधिकार चाहते थे। मसाला, और खासकर काली मिर्च पर भी, मसाले पर, मतलब मुख्य जोर इनका मसाले पे था। स्पाइस, मसाला, मसाले पर इनका बहुत जोर था। इसके अलावा कच्चा रेशम पर, रा जानते हैं सिल्क पर, कच्चा रेशम, सब देखिए रा पे ही जोर था, ताकि वहां पर ये अपने आप को जाके मजबूत कर पाए। और इसके अलावा चावल भी, राइस भी, यहां से राइस भी ले गए तो यूरोप के लोगों ने देखा कैसे राइस होता है। अफीम, अफीम भी ले गए। नील, है कि नहीं, ये सब जो है यहां से ले गए। इसके अलावा जो है, साथ ही साथ कपड़े के व्यवसाय में भी ये शामिल हुए। तो कपड़े के व्यवसाय, मतलब ये तो इनका वैसा पॉइंट था, लेकिन जो इंडस्ट्रियल आइटम था, इंडस्ट्रियल आइटम, औद्योगिक मदें, औद्योगिक मद में ये वस्त्र उद्योग, मतलब वस्त्र पर, कपड़ों पर, वस्त्र कपड़ा व्यापार बनाते थे। शीशा वगैरह भी बनाते थे, ग्लास वगैरह भी, शीशा, ग्लास आइटम। हाँ, वेरी गुड। हाँ, टेक्सटाइल में इनका, टेक्सटाइल पे ज्यादा वर्क कर रहे थे। डच जानते हैं मसालों के स्थान पर कपड़ों को इन्होंने ही प्राथमिकता दी। मसालों के स्थान पर
कपड़ों को प्राथमिकता इन्होंने ही, देखिए डचों के द्वारा, यहां लिख लीजिएगा, डचों के द्वारा मसालों के व्यापार के स्थान पर, मसालों के व्यापार के स्थान पर कपड़े के व्यापार को प्राथमिकता दी गई। कपड़े के व्यापार को प्राथमिकता दी गई। मसाले के स्थान पर कपड़े के व्यापार को प्राथमिकता दी गई। और चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने कोरोमंडल तट से अपने निर्यात को जानते जारी रखा था, और ये आप सबको पता है कि मुसलीपट्टनम में इन्होंने अपना ट्रेडिंग पॉइंट बनाया था। तो ये सारा, ये मैं दिखाता हूं एक फिगर बना करके। देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो भारत में भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र भारत को बनाने के लिए जाने जाते हैं। अर्थात भारत को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का सेंटर बनाने में इनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है आधुनिक समय में। यद्यप भारत बहुत पहले से कपड़े के व्यापार में दुनिया में आगे था। अब ये आधुनिक इतिहास के आधार पर जो कि हमको पढ़ाना है, जो डॉक्यूमेंटेड अभी लिखा गया है उसके अनुसार, तो देखिए डचों ने, ध्यान से सुनेंगे, जैसे देखिए ये दक्षिण भारत है, देखिए ये पुर्तगालियों ने कोचीन को सेंटर बनाया था, ये कोचीन था। तो 1503 में पुर्तगाल की प्रथम कोठी यहीं पे बनी थी। लेकिन डचों ने मुसलीपट्टनम में, यहां पर मुसलीपट्टनम जो कृष्णा नगर है, आंध्र प्रदेश, डचों का की प्रथम कोठी, ये डचों की प्रथम कोठी। तो यहां पर ये देखेंगे, ये एरिया जो है ये कोरोमंडल तट है। यहां तक तो कम से कम कोरोमंडल तट का, ये कोरोमंडल तट है। तो इन्होंने कोरोमंडल तट को कोरोमंडल कोस्ट को वस्त्र के निर्यात का केंद्र बनाया। तो डचों के द्वारा कोरोमंडल तट को वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाया गया। डचों के द्वारा कोरोमंडल तट को वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाया गया। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, भारत को वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाने के लिए डचों को ही जाना जाता है। भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाने के लिए डचों को जाना जाता है। डचों को ही जाना जाता है। डचों ने भारत को वस्त्र निर्यात का केंद्र बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये इनकी भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। ये इनका एक बड़ा योगदान तो रहा ही है।
ये इनका बड़ा योगदान माना जाता है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, डचों ने मसालों के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। जब भारत में बेदरा के युद्ध में डच यहां पे अंग्रेजों से हारे तो वो इंडोनेशिया चले गए। आप जानते होंगे भारत को मसालों का घर कहा जाता है, लेकिन इंडोनेशिया को भी मसालों के लिए जाना जाता है। तो डचों का फोकस मसालों पे था, लेकिन मसालों के साथ साथ जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग पर उन्होंने प्रॉपर फोकस किया। तो देखिए डच जब भी आए तो दो चीज ध्यान रखेंगे, मसालों पर इनका एकाधिकार था, इनका एकाधिकार मोनोपोली, इनका मसालों पर इनका एकाधिकार था और भारत को वस्त्र उद्योग की, मतलब भारत को वस्त्र उद्योग लिखना थोड़ा उतना उचित नहीं लगता, भारत को वस्त्र निर्यात का केंद्र बनाने में भूमिका। अच्छा एक चीज ये ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा ही इनके मसालों के एकाधिकार को चुनौती दी गई। अंग्रेजों ने आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा मसाले के एकाधिकार को चुनौती दी गई। यहां से भगा ही दिया अंग्रेजों ने, एकाधिकार को चुनौती दी गई। मसालों के एकाधिकार को अंग्रेजों ने चुनौती दी। डचों ने जानते हैं मालाबार तट जो केरल का तट है, वहां पर बहुत सारे राजाओं से समझौता कर रखा था कि वो काली मिर्च डचों के अलावा किसी को बेच नहीं सकते। अब आप सोचिए, मसाले के व्यापार में काली मिर्च की सबसे बड़ी भूमिका थी। काली मिर्च का प्रयोग यूरोप में मांस वगैरह के उत्पाद में ज्यादा किया जाता था और काली मिर्च की सबसे ज्यादा डिमांड थी पूरे यूरोप में। और काली मिर्च बहुत फायदेमंद होती हो तो आप सभी लोग जान ही रहे हैं। तो काली मिर्च की बहुत ज्यादा डिमांड थी और काली मिर्च पर तो लगभग एकाधिकार कर लिया था। अब देखिए डचों ने मालाबार तट, देखिए तट तो आप सभी लोग जानते होंगे ना, जो लोग नहीं जानते एक बार हल्का सा ये फिगर देख लें, ताकि ये नहीं कि मैं कुछ बोलूं तो आपको लगे कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने ज्योग्राफी भी ना पढ़ा हो या ध्यान ना दिया हो, तो हल्का सा मुझे लिखने में कुछ जाता नहीं है। देखिए सामान्यतः ये कोंकण तट है, ये कोंकण तट महाराष्ट्र में है और ये कनारा तट है, कनारा, ये है कनारा तट या कन्नड़ तट भी बोला जाता है। कन्नड़ तट ये कर्नाटक और ये मालाबार तट ये केरल का है, ये केरल का है। और इधर भी बहुत सारे तट हैं और भी ऊपर, लेकिन अब देखिए ये कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु में भी है, थोड़ा सा यहां तक आंध्र प्रदेश में भी है। ये कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु और थोड़ा सा आंध्र में भी है। और ये जो है कलिंग तट, ये भी आंध्र में है। उत्कल तट उड़ीसा में,
और ये दीघा तट, अब की बार सीडीपीओ वाले एग्जाम में देखे बिहार में पूछा भी गया था, ये दीघा तट, ये बंगाल में। और अगर यहां पे देखेंगे, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देते हैं, तो ये देखिए काठियावाड़ तट है, ये कच्छ तट है, और ये मकरान तट, ये सब गुजरात में। मकरान तट ये भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, और वहां तक ईरान तक गया हुआ है, लेकिन ये गुजरात, भारत में जो जितना पार्ट है, ये कच्छ, ये भी गुजरात, और ये काठियावाड़, ये गुजरात। अब देखिए डचों ने इस मालाबार तट पर, मालाबार तट मसालों के लिए जाना जाता है, ये मसालों के लिए जाना जाता है, जाना जाता है। हर तट की अपनी एक विशेषता है। तो डचों ने मालाबार तट, क्योंकि इसी तट पर सबसे ज्यादा काली मिर्च होती है, और इसी तट पर ही सबसे ज्यादा जो है ये जो है इलायची का भी उत्पादन होता है, और बहुत सारे मसालों का। डचों ने मालाबार तट के कई राजाओं से काली मिर्च को लेकर समझौता किया था। काली मिर्च वो किसी को नहीं, राजाओं से काली मिर्च को लेकर समझौता किया, काली मिर्च को लेकर समझौता किया था कि काली मिर्च जो है डचों के अलावा वो किसी को नहीं बेच सकते। समझौता किया था कई राजाओं से, समझौता किया था काली मिर्च को लेकर के कि डचों के अलावा किसी और को नहीं बेच सकते, डचों के अलावा किसी और को नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते, डचों के अलावा किसी और को नहीं बेच सकते। कलिंग का तट आंध्र प्रदेश में है, कडप्पा और कलिंग। दीघा तट, दीघा तट जानते हैं, जो गंगा सागर है, गंगा सागर का जो क्षेत्र है वहीं बगल में ही दीघा तट है, मछलियों का भी वहां पे उत्पादन। और दीघा तट मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। ये दीघा है, यहाँ कोलकाता है, देखिए कोलकाता से पास पड़ता है दीघा। दीघा तट वहां शायद आपको उसमें नहीं दिख रहा, तो दीघा तट बंगाल में है, देखिए दीघा तट बंगाल में, कोलकाता के पास। दीघा तट इस तरीके का है, देखिए अगर दीघा तट को दिक्कत हो रही हो तो आप देखिए, ये है ऐसे। तो यहाँ है कोलकाता, यहाँ पे है कोलकाता हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। और ये देखिए गंगा सागर, ये सागर द्वीप है, इसी यही गंगा सागर का मेला लगता है, गंगा सागर। यूपी बिहार में लोग यहाँ तीर्थ भी जाते हैं, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार बोला जाता है। और ये देखिए दीघा का तट है, ये दीघा तट बंगाल में, सागर द्वीप, गंगा सागर। उस समय जितना भी व्यापार होता था वो बुलियंस में होता था, क्योंकि उस समय रुपए का चलन नहीं था।
करेंसी का अंतर्राष्ट्रीय चलन नहीं था, इसलिए उस समय या तो सोना या चांदी या प्लेटिनम, अर्थात सोना चांदी में ही अधिकतर व्यवसाय होता था। बुलियंस में व्यापार करते थे। देखिए बुलियंस में, रवि कुमार, बुलियन का उपयोग, बुलियन का उपयोग अंग्रेज भी बुलियन का उपयोग करते थे। बुलियन का उपयोग ट्रेड में होता था, ट्रेड में होता था। अब अंग्रेजों के पास ज्यादा बुलियन नहीं था, इसीलिए जानते हैं वो लोग भारत में शासन करना चाह रहे थे, क्योंकि उनके पास ज्यादा सोना चांदी तो था नहीं। तो इसमें जानते सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, ये प्रीसियस, बहुत प्रीसियस है, प्लेटिनम, ये सब महंगी धातुएं हैं, ये प्रीसियस मेटल्स हैं, इन्हीं के माध्यम से खरीदा बेचा जाता था। ये प्रीसियस प्रीसियस मेटल्स हैं, महंगी धातुएं, यही उस समय व्यापार में यूज होती थी। अब देखिए अंग्रेजों का ट्रेड आइटम क्या था। अंग्रेज मुख्यतः किस चीज का व्यवसाय कर रहे थे या किस पर फोकस कर रहे थे। ये पुर्तगाली तो डच आपने देख लिया, अब ये अंग्रेज और फ्रांसीसी देखिए। अंग्रेजों की व्यापार वस्तु, ट्रेड आइटम्स। अब देखिए इनका जो ट्रेड आइटम था, चाय कॉफी पे बड़ा ये फोकस करने लगे, गन्ने पे फोकस करने लगे, उससे चीनी निकालने पर, अफीम पर भी इनका फोकस था। देखिए चाय, कॉफी, गन्ना, अफीम, गन्ना और ये चीनी, इसी से है कि नहीं। और बाद में तो इनका फोकस जानते हर चीज पे हो गया। नीलहा की खेती करवा रहे थे, नील पे फोकस था ही। और अगर इंडस्ट्रियल आइटम्स पे देखें तो बहुत सारी चीजों पे इंडस्ट्रियल आइटम्स, वस्त्र को तो पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइज इन्होंने ही किया, वस्त्र पर। अच्छा यहां मसाले पर भी इनका, मसाला। और शुरू में जानते हैं ये वस्त्र पे, ये जो है जूट पर, जूट की बनी हुई चीजों पर, और बाद में मशीनरी पर का व्यापार करके। देखिए कुल मिला जुला के ये भारत से सारा कच्चा माल उठा ले जाना चाहते थे, और भारत का औद्योगिकरण नहीं चाहते थे, ब्रिटेन का औद्योगिकरण और ब्रिटेन का औद्योगिकरण भारत के ही बल पे हुआ। ये भारत से कच्चा माल हर प्रकार का कच्चा माल भारत से ब्रिटेन ले जाना चाहते थे। हर प्रकार का कच्चा माल भारत से ब्रिटेन ले जाना चाहते थे। चाहते क्या थे, बाद में ले भी गए, चाहते थे। और तैयार माल भारत में बेचना चाहते थे। तैयार माल, औद्योगिकरण वाला तैयार माल भारत में बेचना चाहते थे।
और भारत के वस्त्र उद्योग को इन्होंने ही खत्म किया। भारत के वस्त्र उद्योग को अंग्रेजों ने एकदम डैमेज कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। भारत के वस्त्र उद्योग को ध्वस्त कर दिया इन्होंने। भारत के वस्त्र उद्योग को समाप्त कर दिया, जो पूरी दुनिया में बड़ा फेमस था। अंग्रेजों पे तो और आगे डिस्कशन होगा, अभी मोटे तौर पे कुछ पॉइंट आप लिख लीजिए। और बाद में हर वस्तु पर एकाधिकार ये चाहते थे, हर वस्तु पर एकाधिकार। डचों से इनकी लड़ाई देखिए, डचों से इनकी लड़ाई दो चीज पर हुई, मसालों और वस्त्र उद्योग को लेकर के डचों से इनकी भिड़ंत हुई। अंग्रेज और डचों में तनाव जानते हैं दो चीजों को लेकर के, एक मसाला व्यवसाय, मसाला व्यापार, स्पाइस ट्रेड, और दूसरा जो है वस्त्र या कपड़ा व्यापार, टेक्सटाइल ट्रेड। ये दो चीजों को लेकर के तनाव हुआ है इनका डचों के साथ। हाँ, वो तो जानते हैं, क्योंकि वस्त्र में बहुत सारी चीजों का और मशीनरी में बहुत सारी चीजों का यूज होता है। अंग्रेज तो आगे मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा ना, अभी पहले एक शुरुआती जो कंपनी का था वो स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। इसीलिए देखिए, अंग्रेजों के लिए आंतरिक चुनौती, अंग्रेजों के लिए आंतरिक चुनौती, देखिए अंग्रेजों को चुनौती अंग्रेजों को भारत में चुनौती, भारत में चुनौती तो आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से, बाहरी रूप से। अच्छा, पुर्तगालियों के साथ तो इनका जानते हैं समझौता हो गया था, तो मुख्य रूप से बाहरी चुनौती दो ही लोगों से थी इनको, डचों से और फ्रांसीसियों से, फ्रांसीसियों से। बाहरी चुनौती तो दो ही लोगों से बची हुई थी, और यहां आंतरिक चुनौती इनको काफी लोगों से थी, मराठों से, मैसूर से, जो मुगलों से, नवाबों से और सिखों से। छोटा मोटा चुनौती तो बहुत लोगों से थी, लेकिन मुख्य जानते चुनौती इनको ये सब थी। तो ये सब चुनौती को ये सॉल्व करने लगे, इनको पता था कि ये सब चुनौती है, तो फिर मराठों के साथ इन्होंने युद्ध किया। और कर्नाटक कर्नाटक में जो युद्ध हुआ, मैसूर वाला युद्ध, मुगलों और इन सब के साथ तो प्लासी, बक्सर, ये सब आप देखेंगे ही। तो इन सब सारी चुनौतियों को सॉल्व करेंगे तभी ये व्यापार कर पाएंगे। इसलिए इनको लगा कि जानते हैं अब जुटना पड़ेगा, इसीलिए व्यापार के साथ साथ जानते हैं इन्होंने लड़ाई भिड़ाई शुरू कर दी। पुर्तगालियों से तो इनका अलग अलग तरीके का समझौता हो गया था। तो वहां तो इनको उतनी चुनौती नहीं थी। हाँ, वेरी गुड, हरेंद्र ने देखिए बहुत अच्छा लिखा। पुर्तगाली राजा ने अपनी बेटी की शादी अंग्रेज अधिकारी से कर दी और गोवा गिफ्ट में दे दिया, तो पुर्तगाली तो मैनेज हो गए थे, वो तो मैनेजमेंट कर लिया था। अब बाकी सारा मैनेजमेंट इधर जानते होना था इनका। अच्छा, फ्रांसीसियों का ट्रेड आइटम भी देख लीजिए।
फ्रांसीसियों फ्रांसी का की व्यापार वस्तु। अब इनका देखिए ट्रेड आइटम क्या था। इनकी ज्यादा भिड़ंत जानते हुई जो है अंग्रेजों से, क्योंकि फ्रांसीसी एक बड़ी शक्ति थे। अगर यूरोप में देखा जाए तो आज भी तीन बड़ी शक्ति का नाम लीजिए तो सबसे बड़ी शक्ति आज जानते जर्मनी है, दूसरे नंबर पर शक्ति आप देखेंगे तो ब्रिटेन, और तीसरे नंबर पे फ्रांस ही है। तो आज भी यही तीन बड़ी शक्ति है। तो जर्मनी तो किसी देश में उपनिवेश बनाता नहीं था, लेकिन फ्रांस तो बनाता था ना। इस नाते फ्रांस का तो बड़ा जानते हैं रोल रहा ही है। देखिए फ्रांस एक बड़ी शक्ति रहा है। अगर वर्तमान यूरोप की शक्ति की बात की जाए तो आज भी है फ्रांस। तो सबसे बड़ी शक्ति जर्मनी है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसी की है। दूसरे नंबर पे बड़ी शक्ति जानते हैं ब्रिटेन ही है आज भी यूरोप में। तीसरी बड़ी शक्ति जानते हैं, ये इकोनॉमी के आधार पे ही अब शक्ति देखी जाती है। जी अब देखिए ये जो है एक फ्रांसीसी, ये वर्तमान यूरोप की शक्ति, वर्तमान यूरोप में जानते हैं ये बड़ी शक्ति। और पहले के यूरोप में तो जानते हैं बहुत सारी शक्तियां थी। और पहले मतलब आधुनिक यूरोप का मतलब जब यूरोप की शुरुआत हो रही है, अभी समझाते हैं। आधुनिक यूरोप में शक्ति, तो आधुनिक यूरोप में अंग्रेज एक सबसे बड़ी शक्ति थे, गौरवशाली क्रांति से बहुत आगे चले गए थे। दूसरी बड़ी शक्ति जानते फ्रांसीसी ही थे, तब असली टक्कर इन्हीं से था। फिर तीसरी बड़ी शक्ति अगर आप देखेंगे तो वो डच थी, है कि नहीं। ये देखा जाए तो ये सबसे बड़ी शक्ति थे, ये तब दूसरी बड़ी शक्ति थे। डच तीसरी बड़ी शक्ति थे, फिर पुर्तगाली थे, डेनिश थे, ये सब शक्ति थे, ये सब बड़ी शक्ति थे आधुनिक यूरोप में। तो इस नाते स्वाभाविक है कि इनका फ्रांस के साथ टकराव होगा। और आपने देखा जब नेपोलियन का उदय हुआ तो उसने सबसे ज्यादा टक्कर, नेपोलियन ने सबसे ज्यादा टक्कर किसको दिया? सबसे ज्यादा टक्कर ब्रिटेन को ही दिया। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे आप मेंस में, तब आपको समझ में आएगा कि नेपोलियन ने महाद्वीपीय संकल्पना जो दी, कॉन्टिनेंटल जो थ्योरी दी, महाद्वीपीय संकल्पना दी, उस संकल्पना में सारी चुनौती जानते हैं ब्रिटेन को ही दी। एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए यूरोप का औद्योगिकरण हो रहा है, यूरोप का औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूरोप का औद्योगिकरण शुरू हुआ है। पहला फेज इसका फर्स्ट फेज था। पहले फेज में ब्रिटेन विकसित हुआ था और ये शुरू हुआ 1760 से लेकर के 1830 तक। अब इसमें ब्रिटेन विकसित हो गया, ब्रिटेन सबसे पहले विकसित हुआ, ब्रिटेन विकसित देश बना, पहला विकसित देश ब्रिटेन ही है, ब्रिटेन विकसित देश बना। अब देखिए यहां पर ब्रिटेन विकसित देश बन जा रहा है। अब ब्रिटेन जब विकसित बन जा रहा है तो सेकंड फेज में देखिए अब ये फ्रांस वगैरह विकसित होते हैं। 1830 से 1945 ये दूसरा फेज है। अब इसमें जानते फ्रांस, इसी में जर्मनी, इसी में इटली, ऑस्ट्रिया, इन सब का औद्योगिकरण, ऐसे बहुत सारे देश का औद्योगिकरण होता है। ये विकसित देश बन रहे हैं इस फेज में। कुल 21 देश विकसित हो गए थे इस फेज में। तो जो पहला फेज था इसमें देखिए, जैसे आप आईएएस बन जाएंगे तो आपसे बहुत लोगों की जलन हो जाएगी। जब आप सक्सेस हो जाएंगे, अभी तो लगता होगा कि जब आप सफल होंगे तो सब लोग लड्डू बांटेंगे, ऐसा नहीं है। जब आप सफल होंगे तो ऊपर से भले सबका भाव होगा, लेकिन आंतरिक भाव कोई लड्डू बांटने का नहीं होगा, बल्कि वैसा या तो दूसरे लोग हो जाएं ऐसा वो सोचेंगे, या तो जानते जलन रखेंगे।
तो यही हुआ, जब ब्रिटेन यहां पे विकसित हो रहा है तो फ्रांस सबसे पहले टक्कर दे रहा है। बात समझ रहे हैं? फ्रांस का सबसे पहले टक्कर है यहां पे। तो देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति ये 1668 में ये ब्रिटेन में हुई, ब्रिटेन में। अब फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में, फ्रांसीसी क्रांति ये आप देखिए 1789 में, ये 1789 में। तो ये फ्रांस में, फ्रांस में ये फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति और ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति। तो असली दो टक्कर यही थे। देखिए, ब्रिटेन का उदय इसी से हुआ है, ब्रिटेन का उदय हुआ, फ्रांस का उदय हुआ वैश्विक पटल पे, फ्रांस का उदय हुआ। और इसके बाद तो नेपोलियन का समय आ गया, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद नेपोलियन का समय आ गया, उसने तो हिला दिया सबको। नेपोलियन ये 1709 से 1815 ये नेपोलियन का काल है, जब वो शासक बना। तब तो ये फ्रांस का और जानते बेहतरीन उदय। तो यहां पे टक्कर, असली टक्कर इन्हीं दोनों के बीच में था। इसीलिए भारत में भी जानते एक बड़ी टक्कर फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुई। शुरू में व्यापार का नेचर आप समझिए और इसके बाद इनका टक्कर समझिए। खैर, फ्रांसीसी भारत में हार गए, बाद में वहां समझौता हुआ तो उनके एरिया को अंग्रेजों ने लौटा दिया कि रखिए अपने पास पांडिचेरी, कराईकल, माहे, यनम। लेकिन फ्रांसीसियों को इन्होंने हरा दिया था। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप देखेंगे यहां पे, पहले मैं इस चीज की बात कर लूं कि फ्रांसीसियों के व्यापार की वस्तु क्या थी। तो फ्रांसीसियों के व्यापार की वस्तु वो सारी थी जो अंग्रेजों के व्यापार की वस्तु थी। इसलिए फ्रांसीसियों का याद ज्यादा नहीं करना पड़ता। फ्रांसीसियों के व्यापार की वस्तु तो वो सारी वस्तु अंग्रेजों जैसे, मतलब अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा था इनको। इसीलिए किसी किताब में अलग से लिखा हुआ नहीं पाएंगे, अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा थी। इसलिए सभी अंग्रेजों वाली वस्तुओं पर ये व्यापार चाहते थे। इसीलिए जी, सभी अंग्रेजों वाली वस्तु पर ये व्यापार एवं बढ़त चाहते थे, व्यापार एवं बढ़त चाहते थे। इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध होकर के भारत में फ्रांसीसी काम कर रहे थे। अब मैं लिखूंगा अभी सारा। अगर आप पेरिस जाएंगे तो पेरिस में भारतीयों की बड़ी इज्जत होती, क्योंकि हम लोगों के यहाँ उनका शासन था। तो पेरिस में बहुत सारे भारतीय रहते हैं और फ्रांसीसी समाज जो है वो थोड़ा बड़ा अच्छा समाज है, बड़ा ही सम्मान के साथ, लखनऊ के स्टाइल में वहां जानते हैं लोग सम्मान देते हैं एक दूसरे को, अर्थात आप करके बात करना, बड़े सम्मान के साथ बात करना, बहुत ही जानते हैं पोलाइट होकर के बात करना। और फ्रांस में चूंकि फ्रांसीसियों का जो नजरिया भारत के प्रति रहा अभी भी दोस्ताना है, पहले भी दोस्ताना था। अच्छा, भारत में चूंकि एकाधिकार कर नहीं पाए थे, इसलिए भारतीयों को सपोर्ट करने और अंग्रेजों के विरुद्ध था उनकी भावना। फ्रांसीसियों की भावना अंग्रेजों के चूंकि विरुद्ध रही है, इसी नाते भारतीयों के साथ रही है। अब ये देखिए, फ्रांसीसी आइटम अगर आप देखना चाहें तो वही सब, जैसे चाय, कॉफी, चीनी मतलब गन्ना, अफीम, कोई अलग से नहीं,
अफीम, मसाला, वस्त्र, जूट, सब, वस्त्र, जूट, जितना लिखना चाहे वो सारा। इसलिए इनके सारे पॉइंट, सारे आइटम जो वही रहे। तो फ्रांसीसियों की असली बात तो समझ गए होंगे क्यों अंग्रेजों के साथ, इसीलिए इनका युद्ध भी बहुत टक्कर वाला हुआ, है कि नहीं, बहुत टक्कर वाला। ईमानदारी से देखा जाए तो यही कड़े प्रतिस्पर्धा, ये इन्हीं से असली टक्कर था अंग्रेजों का। इसी नाते ये बाहरी प्रतिस्पर्धा में जो आप देख रहे थे, ये बाहरी प्रतिस्पर्धा इन दो लोगों के साथ। अब मेंस में एक बार सवाल आया था, आईएएस के मेंस में, कि भारत में अंग्रेजों को बाहरी चुनौतियां मुख्य रूप से कुछ ही शक्तियों से मिल रही थी, उससे निपटने के लिए अंग्रेजों के द्वारा क्या प्रयास किया गया, चर्चा कीजिए। तो यहां पर इन्हीं दोनों को समझाना था, डचों और फ्रांसीसियों को ही। और आप जानते हैं कि देखिए, अंग्रेज को चुनौती, जरा ध्यान देंगे, अंग्रेज को अगर चुनौती देखेंगे और इसमें बाहरी चुनौती, तो बाहरी चुनौती यही डच से, जिसको उन्होंने सॉल्व किया बेदरा का युद्ध, ये कोलकाता के बगल में हुआ था, बेदरा का युद्ध, और इससे डचों को इन्होंने हरा दिया। कोलकाता से 22-23 मील दूर है बेदरा का युद्ध, मतलब बेदरा स्थान है। और ये फ्रांसीसी से ये इनका बांडीवास का। तो पहले ये दोनों देख लिया जाए जरा, बांडीवास का। ये तमिलनाडु में जगह है, देखिए ये जगह है बंगाल में, बंगाल में बेदरा, और ये तमिलनाडु में। फटाफट नोट करेंगे आप। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, और प्लासी का युद्ध वास्तव में अंग्रेजों ने युद्ध किया ही नहीं, खाली जानते हैं 60 गांठ किया। और एक तरीके से देखा जाए तो धोखे से, जानते हैं, सिराजुद्दौला को हरा दिया गया। मीर जाफर ने गद्दारी की, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। वही मीर जाफर अंग्रेजों को शुरू में सपोर्ट कर रहा था, लेकिन डचों ने क्या किया, मीर जाफर, हाँ देखिए, डुप्ले तो बहुत साहसी था, बहुत वीर था, लेकिन उसमें तमाम कमियां भी थी, जिसके नाते देखिए डुप्ले की क्षमता ज्यादा तो थी, लेकिन दूरदर्शिता की कुछ कमी थी, जिसके नाते यहां उतना सफल, जानते हैं, देखिए डुप्ले अपने दौरान तो सफल रहा, लेकिन बाद में फ्रांसीसी शक्ति को बहुत मजबूत नहीं बना पाया। उस पर भी बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, खैर उस पर मैं बाद में बात करूंगा, पहले एक एक करके डील करता हूं। देखिए बेदरा, पहले लिखिए बेदरा का युद्ध, ये अंग्रेजों डचों को बाहर करने के लिए, मतलब अंग्रेजों और डचों के बीच, अंग्रेजों एवं डचों के बीच एकाधिकार को लेके, भारत में बंगाल में एकाधिकार को लेकर के, बंगाल में
एकाधिकार को लेकर, और ये देखिए कोलकाता के निकट चिंसुरा है। ये जगह जरा देखिए आप पहले, देखिए ये पूर्वोत्तर है, नॉर्थ ईस्ट है। देखिए ये कोलकाता है, ये बंगाल है, आधुनिक बंगाल। ये देखिए चिंसुरा एक जगह है, ये कोलकाता, ये चिंसुरा, यही बेदरा है। ये कोलकाता है, ये चिंसुरा है, यही डचों ने अपना मुख्यालय बनाया था, चिंसुरा। चिंसुरा के बगल में ही, जानते हैं यहीं पे एक जगह है, बल्कि इसका कलर मैं बदल देता हूं, यहां देखिए यही बेदरा है, जस्ट इसी के बाहर। बेदरा, पहले बेदरा नहीं बोला जाता था, पहले जानते हैं इसको बेदरा नहीं कहा जाता था, बेदर्रा, बहुत सारा जो है, चूंकि वो लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे तो बेदरा बोले, तो अभी तक बेदरा ही रह गया। देखिए बंगाल में अंग्रेजों को आपदस्थ करना चाहते थे, अंग्रेजों को हटाना चाहते थे, तो डचों ने क्या किया, मीर जाफर के साथ मिलकर के साठगांठ कर ली, और इंडोनेशिया में जावा द्वीप है, वहां से अपने सैनिकों को मंगाया और अंग्रेजों के खिलाफ, जानते हैं, प्रयास शुरू किया। लेकिन अंग्रेजों को यह सारा चीज पहले ही पता चल गई और उन्होंने डचों के खिलाफ, जानते हैं, बहुत ही कड़ा प्रतिरोध करके जो है लड़ाई लड़ी, और अंततः जानते बेदरा के युद्ध में बुरी तरीके से डचों को हरा दिया। डचों को लग भी गया कि अब संभव नहीं है यहां रहना। तो देखिए डचों के द्वारा, इसमें गलती शुरुआत डच ने ही किया था, डचों द्वारा मीर जाफर के साथ, मीर जाफर जो बंगाल का नवाब बना था, प्लासिक, यही गद्दार था पूरी तरीके से, बंगाल का नवाब। नवाब क्या था, कठपुतली था। डचों द्वारा मीर जाफर से 60 गांठ करके इंडोनेशिया के जावा द्वीप से सैनिक सामग्री और कुछ सैनिक भी मंगाए गए थे, सैनिक सामग्री मंगाई गई और अंग्रेजों के विरुद्ध, जानते हैं, प्रयास करना चाहते थे, और अंग्रेजों को चुनौती की कोशिश की गई। इतना तो यहां लिख लीजिए, इतना जगह दिख रही है, चुनौती की कोशिश की गई। लेकिन जानते, रॉबर्ट क्लाउ गवर्नर था और यही सब काम में वो माहिर था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। बेदरा नामक स्थान जो चिंसुरा से बाहर ही, लेकिन यहां से लिखिएगा, यहां उसकी के नीचे लिखेंगे आप, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह हरा दिया, डचों को बुरी तरह हरा दिया। ये देखा जाए, प्लासी के युद्ध में तो क्लाइव ने साठगांठ किया था, लेकिन इसमें वास्तव में लड़ा वो,
इसी से लगता है कि अंग्रेज जानते हैं, तगड़ी रणनीति बनाकर चलते थे और उनके पास सैन्य सूझबूझ थी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने डचों को हराया उससे मैसेज गया कि खाली साठगांठ ही नहीं, अंग्रेज के पास सैन्य क्षमता, सैन्य रणनीति है। और मीर कासिम का जो दामाद था, मीर जाफर का दामाद मीर कासिम को इन लोगों ने फिर गद्दी पर बैठा दिया। चिनसुरा को ही डचों ने अपना मुख्यालय बना रखा था और उसी चिनसुरा से ही सारा वो काम कर रहे थे। देखिए, अब बेदरा के युद्ध का परिणाम तो आप जान रहे हैं, अंग्रेजों के पक्ष में। बेदरा के युद्ध का परिणाम, अंग्रेजों की जीत, अंग्रेजों की जीत, डच भारत से बाहर, डच भारत से बाहर हो गए और इंडोनेशिया के लाम्बोक द्वीप चले गए और इंडोनेशिया के लाम्बोक द्वीप चले गए। वहां पे फिर क्वार्टर बनाया इन लोगों ने, जैसे यहां चिनसुरा को बनाया था। और मैसेज क्या मिला, संदेश, कि अंग्रेज केवल साठगांठ नहीं करते, उनके पास सैन्य शक्ति, सैन्य रणनीति है। अंग्रेजों के पास ये संदेश मिला, अंग्रेजों के पास सैन्य क्षमता, सैन्य रणनीति सबसे बेहतर है। प्लासी के युद्ध में तो ये मैसेज नहीं दे पाए थे, साठगांठ का ही मैसेज था, लेकिन इससे पता चला कि अंग्रेजों के पास सैन्य क्षमता, सैन्य रणनीति बेहतर है। जहां प्लासी के युद्ध में साठगांठ से जीते थे, वहीं ये क्षमता से जीते। जहां प्लासी के युद्ध में, प्लासी का युद्ध 1757, जहां प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सिर्फ साठगांठ से जीते थे, सिर्फ साठगांठ से जीते थे, वहीं यहां पर अपनी क्षमता और रणनीति से, अपनी क्षमता और रणनीति से जीते, अपनी क्षमता और रणनीति से जीते। ये संदेश गया कि खाली अंग्रेज साठगांठ ही नहीं करते, बल्कि सैन्य क्षमता, सैन्य रणनीति में भी विशेष पकड़ रखते हैं। सैन्य क्षमता और सैन्य रणनीति में भी विशेष पकड़ रखते हैं, ये मैसेज गया। और ये देखिए यहां पर, जैसे देखिए ये है मलय प्रायद्वीप, ये सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप है, ये मदुरा द्वीप है, ये बाली द्वीप है, ये लाम्बोक द्वीप है, ये सुम्बाया है, सुम्बा है, तिमोर है, ये बोर्नियो द्वीप है। ये देखिए ये है सुमात्रा द्वीप, ये जावा द्वीप,
ये मदुरा द्वीप है, मदुरा द्वीप है। ये बाली द्वीप है, ये लाम्बोक द्वीप है, लाम्बोक द्वीप है। ये सुम्बा द्वीप है, ये सुम्बाया है, और ये तिमोर है। ये बोर्नियो है, जहां उनकी अब नई राजधानी जा रही है, नुसंतारा। अब देखिए यहां पर ये डच यहां चले गए, यहां पर जावा और लाम्बोक, डच यहां पर, डच यहां चले गए, यहां चले गए। इन्हीं सबको इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है। अभी मैं मोटे तौर पर लिख देता हूं, ये सब इंडोनेशिया है। ये भी मसाले के लिए जाना जाता है। डचों की कॉलोनी बनी थी ये, इंडोनेशिया डच कॉलोनी बन गई थी। तो डचों को एक तरीके से उन्होंने चुनौती के रूप में बाहर कर दिया। अब बचे कौन? अब बचे फ्रांसीसी। अब फ्रांसीसियों से असली लड़ाई है। तो उन्होंने क्या किया, 1760 में, 22 जनवरी का दिन था, 1760 में उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ उनका बैटल हुआ, युद्ध हुआ। और इस युद्ध में उन्होंने फ्रांसीसियों को भी बुरी तरीके से हरा दिया। देखिए एक बार मनोबल बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए एक बार आप मान लीजिए यूपी पीसीएस की एग्जाम को पास कर दे रहे हैं, 5वीं रैंक आ जा रही है आपकी, दूसरी रैंक या पहली रैंक आ जा रही, तो तुरंत बीपीएससी में भी आ जाएगी, फिर यूपीएससी में भी आ जाएगी, क्योंकि एक बार मनोबल बढ़ जाएगा। जानते, एक बार मनोबल बढ़ जाता है तो फिर कुछ भी करना संभव। एक बार आपकी पहली रैंक आ जाए यूपी पीसीएस में ही, या एमपी पीएससी में आ जाए, या बीपीएससी में आ जाए, तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा एकदम। फिर यूपीएससी में भी आ सकता है आपका, फिर यूपी पीसीएस में भी आ सकता है, फिर किसी भी एग्जाम में आपका आ सकता है। तो अब देखिए सुम्बा सुम्बाया ये सब बाद में देख लीजिएगा, ज्योग्राफी भी थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी भी देखते चले। अब देखिए बांडीवास का युद्ध देखिए जरा, बांडीवास ये तमिलनाडु में है, यहां टक्कर हुई। बांडीवास का युद्ध, बांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच, फ्रांसीसियों के बीच हुई। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, और परिणाम अंग्रेजों की जीत, और फ्रांसीसियों को अपना सारा क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। अंग्रेजों की जीत और फ्रांसीसियों को अपना सारा क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। अंग्रेजों को सौंपना पड़ा, अपना सारा क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। सारा किया कराया गुड़ गोबर हो गया, सारा सौंपना पड़ा। और बाद में पेरिस संधि जब वहां पे यूरोप में हुई 3 साल बाद,
तो फिर उन्होंने चंद्रनगर छोड़ करके बाकी सारा लौटा दिया और 1954 तक फिर बाद में फ्रांसीसी भारत में रहे। पेरिस संधि 1763 के द्वारा, पेरिस संधि 1763 के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़ करके, हाँ सारी चीज देखिए, अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्र फ्रांसीसियों को वापस कर दिया। बाकी सभी क्षेत्र फ्रांसीसियों को वापस कर दिया। अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्र जो है फ्रांसीसियों को वापस कर दिया और फ्रांसीसी फिर 1954 तक भारत में रहे यहां पे। हाँ, लेकिन अंग्रेजों के साथ कभी उन्होंने, जानते हैं, कोई चुनौती नहीं पेश की। जी, अब देखिए 1763 से 1954 तक फ्रांसीसी भारत में पांडिचेरी, कराईकल, माहे और एनम में रहे। फ्रांसीसी, जानते, भारत में यहां पे फ्रांसीसी बस्ती रही, यहां पर फ्रांसीसी बस्ती रही। हाँ, सिर्फ बिजनेस के लिए, सिर्फ बिजनेस के लिए। सिर्फ बिजनेस के लिए फोकस इनका था। तो अंग्रेजों को एकदम लग गया कि भाई अब तो कोई बाहरी शक्ति नहीं है चुनौती। तो अब देखिए, बाहरी शक्ति को तो सफाया कर दिया, फिर आंतरिक शक्ति, आंतरिक जो चुनौतियां थी उनके लिए प्लासी का युद्ध, फिर जो है बक्सर का युद्ध, फिर इलाहाबाद की संधि, और फिर आगे चल करके छोटा मोटा वो काम करते ही रहे, एक एक चुनौती को हटाते रहे और अंततः धीरे धीरे भारत में पूरी तरीके से, जानते, एकाधिकार स्थापित कर लिए। और फिर 1857 का इनके शोषण के लिए विद्रोह हुआ। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, इससे आगे जानते कल बढ़ेंगे, इससे आगे कल बढ़ेंगे। थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव क्लास है, लेकिन जानते ये सब भी जरूरी है ताकि इंफॉर्मेशन को भी समझते हुए चले और कंसेप्ट को भी समझते हुए चले। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।